कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नवोदय का लेकर के आए हैं। नवोदय के प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चन हम लोग 1 से लेकर के 100 तक काउंट करेंगे। इसमें से 100 क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में मिलने के चांसेस बहुत होंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन ये आपके सामने है, ये देखते हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। जैसा कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें बता रहा है कि द वेट ऑफ द 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ द कॉपर सल्फेट 0.5 H2O इज इतना दे रखा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट का अगर वेट निकालना चाहें तो यहाँ 63 + 32 + 64 + 95, 19 5 जा 90 हो गया, यानी टोटल ये हो गया आपका 42639 हो गया। यहाँ पर 9 15 और 3 18 और 6 24 यानी 24 हो गया। तो 249, तो 249 जो हुआ, इसका जो वेट है वो कितने मॉलिक्यूल का 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का है। तो 23 मॉलिक्यूल का वेट इतना है। तो 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 का जो वेट है वो वेट है आपका 249 ग्राम वेट है। और अगर हम लोग 1 मॉलिक्यूल का वेट निकालेंगे तो 249 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। और अगर यही वेट हम 1 इंटू 10⁻22 का निकालते हैं तो 249 इंटू आपका हो जाएगा 10⁻22 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये बन गया आपका 249, 10⁻⁻1 ऊपर आ जाएगा और 6.022 नीचे, यानी कि ये अब आपका आएगा 4159 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 4.159 आएगा, जो ये वेट कैलकुलेट होकर के आ रहा है। यानी कि आंसर नंबर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही जाएगा। और इसी तरीके से द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एट 50 केल्विन इज एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज एट 800 केल्विन, दोनों में क्या चीज आ रही है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि RMS इज इक्वल टू 3RT/m होता है। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए इसे R1 मान लेता हूँ तो यहाँ पर आपका 3 इंटू आर को कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका 50 हो गया, मोलर मास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास जो होता है वो कितना होता है, वो आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से काट दीजिए तो ये 225 आ गया। यानी कि ये आंसर आपका क्या 3 इंटू 25 मतलब 75 आर आपका आ जाता है। यानी R1 की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए अगर मान लेते हैं RH2 की वैल्यू 75 आती है। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ऑक्सीजन के लिए RO2 जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 3R इंटू 800 डिवाइडेड बाई 32, 16 पंजे 80 50, यानी कि ये 2 टाइम्स ये फिर 25 हो गया, यानी कि ये भी आंसर आपका 75R यहाँ पर आ जाता है। तो ये 75R आपका ये भी आ गया। तो 75 ऊपर वो भी, यानी कि दोनों का रेशियो जो है, अगर RH2/RO2 निकालते हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और रेशियो जो है वो आपका 1 आ जाएगा। मीन्स इसका आंसर नंबर थर्ड सही आना चाहिए, ये थर्ड सही आना चाहिए। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की ये पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट बनने वाली है। द वैल्यू ऑफ द कंप्रेशन फैक्टर फॉर द जेट फॉर द क्रिटिकल कांस्टेंट, यानी क्रिटिकल कांस्टेंट के लिए जो कंप्रेशन फैक्टर है जेड, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। यानी अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं, कंप्रेशन वैल्यू ऑफ द कंप्रेशन फैक्टर जेड फॉर द क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल कांस्टेंट तो आप जानते हैं TC अपॉन, यानी कि जो क्रिटिकल कांस्टेंट TC होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। सबसे पहले इनको डिवाइड करते हैं, ये 0.5 आ जाती है और ये आती है कि आपकी ये 2 से 4 सत्ते 28 और 0.7 हुआ, 4 सत्ते 28 का मतलब ये 0.7 हो गया,
अभी निकाल के बताते हैं। 0.7 हो गया और 4 पंजे 20.75 हो गया। 2 छंग 2 3 6 2 चौक 12, 2 पंजे 15, 2 छंग 3 छक 18.6 और 3 छक 18.66 चलेगी। 8 3 24.3 सबसे कम वैल्यू जो जहाँ पर पहुंचेगी वही आंसर में देखते हैं, चेक करते हैं। 8 3 24, 8 3 24 एंड सो ऑन, यानी कि 0.334 के आसपास ये वैल्यू आती है। तो लगभग रेशियो कंप्रेशन फैक्टर, जो वैल्यू ऑफ द कंप्रेशन फैक्टर फॉर द क्रिटिकल कांस्टेंट जो आती है वो लगभग 0.334 के आसपास आती है। एक बार इसे भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर आप भी चेक करिएगा। मुझे आंसर नंबर 4 आंसर नंबर जो है 3 का 4th ही सही लग रहा है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद चल लेते हैं द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड एज। जहां पर अबव प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? अबव कहता क्या कि पहले लो एनर्जी लेवल पूरा भरा हो जाना चाहिए फिर ही हाई। देखिए इन्होंने क्या काम किया है कि यहाँ पर से यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया, तो यही रॉन्ग आंसर हो जाता है। ये इसको वायलेट कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। if the radius of the first Bohr orbit is x, the de Broglie's wavelength of the electron in the third orbit is nearly, कितना आना चाहिए उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए तरीका क्या होना चाहिए इसका, आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला होता है कि थर्ड बोहर यानी कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो x है, तो थर्ड बोहर ऑर्बिट का रेडियस भी 3x हो जाना चाहिए। फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर यानी कि थर्ड ऑर्बिट पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर 3 लैम्डा कर दीजिए। यहाँ पर 2 पाई और r की जगह पर आप लिख सकते हैं 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पर आप r कितना हो गया, थर्ड के लिए 3 हो गया और 3x यहाँ पर कर दिए तो 3x हो गया। तो ये टोटल हो गया आपका 2 पाई 9x हो गया और यहाँ पर हो गया आपका लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई 9x डिवाइडेड बाई 3 हो गया। 3 3 जा 9 यानी कि 3 2 जा 6 हो गया। 6 पाई x लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, यानी कि ये आंसर फिर इसका सेकंड होना चाहिए, जैसा कि आपको आइडिया इसका बताया गया था। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द nth एटम, नाइट्रोजन एटम की अगर बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन एटम की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए। सभी में यहाँ पर sp3 आता है, इसमें sp3 आएगा और यहाँ पर अगर आप चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन में हो गया 5 और 5 और 6 ये sp2 आ जाएगा। तो ये sp2 पहला sp2 होगा और दूसरा लास्ट वाला sp3 होगा, यानी sp2 sp3 केवल सेकंड ऑप्शन में ही आ रहा है। 6 क्वेश्चन का आंसर जो है सेकंड ऑप्शन ही सही होना चाहिए इसका, इसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द IF7 पेंटागोनल बाईपिरामिडल होता है। पेंटागोनल बाईपिरामिडल का मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देना चाहिए। ये आई बीच में रहता है, यहाँ पर आई रहता है और इसके ऊपर भी एफ रहेगा, नीचे भी एफ रहेगा, तो IF7 बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयन आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? तो देखिएगा कि अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और देखें तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी मुझे जो दिखाई दे रही है कि अगर हम लोग He2+ पे चलते हैं तो He2+ यहाँ पर चले जाते हैं, तो एक तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 आता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहे तो 1 सिग्मा 1s2, यानी अगर He2 पे चलते सिग्मा 1s2 और यहाँ पर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ तो 0 हो गया और इस पे दो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर भी 0 हो, तो ओवरऑल ऑर्डर तो इसका भी 0 ही आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये सेकंड वाला ऑप्शन ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों में इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। इसी के बाद कंटिन्यूएशन में देखते हैं 9th क्वेश्चन, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेड कलर ऑफ द सनसेट आर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है सनसेट और इसका रेड कलर? तो आप जान लीजिए कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट होती है, जो ब्लू लाइट मैक्सिमम हो जाती है। तो यानी कि अब आपने देखा होगा कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ द डस्ट इन द एटमॉस्फेयर हो जाता है, और एक इसका ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, तो नहीं है तो इसे हटा दीजिए। स्कैटरिंग द लाइट ड्यू टू ये भी नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन, स्कैटरिंग द लाइट डस्ट पार्टिकल इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के लिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है? तो स्कैटरिंग एंड पोलराइजिंग ऑफ द लाइट by the small suspended particles is called Tyndall effect। और उसके बाद Tyndall effect of the collider is due to the dispersion of the light, Tyndall effect is due to the reflection of the light, zigzag motion, यानी कि 10th क्वेश्चन में फिर यही सही है कि स्कैटरिंग ऑफ द पोलराइजिंग लाइट, यही वाला ऑप्शन इसका सही आएगा 10th का, इसको भी करिए। क्वेश्चन ये दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार
मिल सकता है आपको एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन यानी पी में जो होते हैं 5 और बाकी यानी 7 टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मीनिंग इसका यही हुआ कि इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चल लेते हैं, एन एटम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज एन ए एटम, एन ए ये मिस प्रिंटिंग है कुछ, हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट में 2 आ रहा है, यू विल प्लेस इट इन द सेकंड ग्रुप में डाल दीजिए, सेकंड ग्रुप में डाल दीजिए, इसे ना सोचिए, जल्दी से इसको फर्स्ट इसके ऑप्शन पर टिक कर दिया, यानी कि 12, यानी कि लास्ट में आ रहा है 3D नहीं 4s2 आ गया, 3D3 आ गया, तो और ये आ गया पहुंच गया आपका यानी कि 1 2 3 यहाँ पर लास्ट में आ जाता है। इसे अगर थर्ड ग्रुप में देखते हैं तो थर्ड ग्रुप में 3D3 4s2 हो जाता है, तो यानी फिर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही करिएगा, यानी कि 12 का ऑप्शन फिर आप 2 सही करेंगे। और ग्रुप चेक भी कर लेते हैं, एक बार चेक भी करें तभी काम चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर, ये डाउट आपका मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, इसको पहले सही क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये तो तय है कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब डी ब्लॉक में जो कन्फिगरेशन यहाँ पर चलता है स्कैंडियम टाइटेनियम, यहाँ से लिखिएगा आप स्कैंडियम लिखिए, यहाँ पर स्कैंडियम लिखिए, यहाँ टाइटेनियम लिखिए, यहाँ वेनेडियम लिखिए और यहाँ पर क्रोमियम लिखिए। तो यहाँ पर अब आपका आ गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। तो यहाँ पर आएगा 3D1 4s2, यहाँ आएगा 3D2 4s2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3D3 यानी फिफ्थ आंसर, यानी कि फिफ्थ ग्रुप आना चाहिए। तो फिर आंसर नंबर फिफ्थ ग्रुप ये हुआ, वो दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ यूनिट वॉल्यूम आर रिलेटेड, जो यूनिट वॉल्यूम होती है वो किससे रिलेट करती है, तो इसका फार्मूला है, आपको याद रहना चाहिए 3P इज इक्वल टू 2E होना चाहिए, और ये 3P इज इक्वल टू 2E की जहाँ ये 2P हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं मिला, ये ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द जीरो एंट्रोपी इवन एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पर भी उसकी जीरो एंट्रोपी नहीं होती, ऐसा कौन सा आपको मॉलिक्यूल इसमें दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कार्बन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों की जो है वो एंट्रोपी जीरो नहीं होती है, एब्सोल्यूट जीरो पर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन के लिए भी है, और वैसे भी आपको नॉलेज में ये पता रहना चाहिए। अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास इतना दे रखा है, मूविंग विद वेलोसिटी इतना दे रखा है, एक्यूरेट अप टू यानी कि एक्यूरेसी जो है वो इतना परसेंट विल हैव द, तो इसमें सीधा सीधा सा फार्मूला अप्लाई करिएगा। फार्मूला आपको बता देता हूँ, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ये फार्मूला अप्लाई करिएगा, वैल्यूज दे रखी हैं, तो फिर आप अनसर्टेन पोजीशन यानी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लगा सकते हैं एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी, इस फार्मूले को लगा करके इसकी आंसर फिर आप चेक करके बताइएगा कितना आंसर आता है। 15 का आंसर आप इनबॉक्स के कमेंट में डाल सकते हैं, इसे मैं होमवर्क में कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन आपको करनी है, इस कैलकुलेशन को करके भेजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चल लेते हैं, नेक्स्ट पेज आपका क्या कहता है वो भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इस पेज पर भी बहुत ही अच्छे हैं, इन क्वेश्चंस को भी लगा डालिए जल्दी से, क्या क्या क्वेश्चन है देखें। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू प्यूरिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, कौन कौन से मेटल को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से प्यूरिफाई किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन से प्यूरिफाई जो है वो जिंक और कॉपर करते हैं, यहाँ पर मरकरी नहीं करते, सिलिकॉन नहीं करते, टाइटेनियम नहीं करते। कहने का मीनिंग है यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ये लगा लेते हैं, यानी कि कॉपर एंड जिंक लगाते हैं। द पीएच ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, द पीएच ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ द 0.1 N अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद 0.1 NH, तो ये तो इक्वल हो गया, तो यानी सिंपल सी बात है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो जो पीएच आनी चाहिए वो पीएच जो है वो द पीएच ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ द 0.1 नॉर्मल, अच्छा 0.1 नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो वीक बेस है और HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो करेक्टर फिर एसिडिक आना चाहिए, यानी सेकंड पार्ट आना चाहिए, एसिडिक ही रिप्रेजेंटेशन, डोमिनेंट करेक्टर इसमें HCl है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBrO
3 in an aqueous solution of NaBrO3 as compared to that is water कितना होना चाहिए। तो 18 वाले क्वेश्चन में अगर मैं कोशिश करता हूं तो आपको बताऊंगा कि द सॉल्बिलिटी ऑफ AgBrO3 इज इन एन aqueous solution of NaBrO3 as compared to that in water is लेस होनी चाहिए, कम आ जाएगी, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होने के बाद भी ये हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो जब ये प्रोड्यूस करेगा तो मीन्स लेस देन एज कम्पेयर टू वाटर, वाटर से नीचे चले जाएंगे तो फिर पीएच वैल्यू लेस हो जाएगी। 18 पे चले आइए। इसके बाद द पेयर ऑफ द कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन सॉल्यूशन, कौन से एक्वस सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो 19 पे चलें और ये 19 क्वेश्चन कह रहा है कि NaHCO3 एंड NaOH दोनों को देखिए तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं, दोनों पेयर एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दोनों एक जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसका जो वाटर यानी कि अगर हम NaH और CO3 का ट्रीटमेंट करते हैं NaOH के साथ में तो पॉसिबिलिटी नहीं, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। और बेसिक क्योंकि ये वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, ये करेक्टर डोमिनेंट रहेगा, तो ये पेयर दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर एक बहुत खास चीज़ आपको ये भी दिखाई देगी कि ये तो ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है कि 4 NaHCO3 और NaOH यहाँ पर भी आ रहा है, NaHCO3 यहाँ पर भी आ रहा है, तो यानी कि इसके ऑप्शन में फिर तो ये दोनों सही, ये तो पॉसिबल, ये तो दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे, ये तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन एक ही है। तो आप दोनों ऑप्शन को सही करिए, 1 को भी करिए 4 को भी करिए, दोनों ऑप्शन सही करना पड़ेंगे आपको। इसके बाद इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, कौन सा इसमें यूज हो रहा है। Na2CO3 की प्रिपरेशन में हम लोग स्लेग लाइम यूज करते हैं, क्विक लाइम यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, या फिर हम लोग लाइम स्टोन यूज करते हैं। तो आपको पता रह जाना चाहिए कि इसमें हम लोग लाइम स्टोन का पूरा यूज करते हैं, CaCO3 का पूरा यूज करते हैं किसके प्रिपरेशन में, Na2CO3 की प्रिपरेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, आपको पता होना चाहिए थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, तो सबसे कम किसकी होगी, Li2CO3 की होगी। तो यहाँ पर Li2CO3 अगर मैं इसके ऑर्डर को लिखना चाहूँ तो ऑर्डर ऐसे लिखा जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो Li2CO3 हो गया सबसे ज़्यादा, सबसे कम ये हो गया, एंड सो ऑन। Li मतलब आयन के हिसाब से लिखते चले जाइए, उसके बाद Na2CO3 हो जाएगा, उसके बाद आपका K2CO3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो लोएस्ट फिर Li2CO3 की ही सॉल्बिलिटी आपको मिल जाएगी। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द मेटल इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। द फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड, यानी कि मेटल में आ गया आपका 1 और ऑक्साइड Li2O, अगर मैं मान लेता हूँ तो M2O, यानी कि 22 जो है इसका आंसर फिर है, सेकंड आना चाहिए, M2O आना चाहिए। Which of the following statement is or are true about the osmotic pressure? Osmotic pressure is the flow of the solvent from the solution across the semi-permeable membrane can be stopped if the extra pressure, तो osmotic pressure की definition हो जाती है, ठीक है, ऑन द सॉल्यूशन। फिर ये 23rd में ये डेफिनेशन हो जाती है, तो डेफिनेशन ये तो सही है, ठीक। नीचे देखें, इट इज द प्रेशर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी सही है। इट इज द प्रेशर अलाउज द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये नहीं सही। इट इज द प्रेशर दैट अलाउ, नहीं, प्रिवेंट करते, तो दो ये शुरू के सही हो जाते हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ये वाला सही कर लीजिए। व्हेन ऑर्थोबोरिक एसिड इज हीटेड द रेजिड्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आया हुआ क्वेश्चन है ये 24 वाला, यानी कि जब बोरिक एनहाइड्राइड H3BO3 को जब हम लोग हीट करते हैं, जो रेजिड्यू बचता है वो बोरिक एनहाइड्राइड का होता है। तो बोरिक एनहाइड्राइड यहाँ पर टिक करिएगा। द शेप ऑफ द गैसियस SnCl2, SnCl2 जो गैसियस होता है उसकी शेप जो होती है वो ट्रायंगुलर, यानी एंगुलर भी, वो यहाँ पर ट्रायंगुलर कोई दिया नहीं, एंगुलर दिया हुआ है, तो एंगुलर ऑप्शन ही हमें लगाना पड़ेगा। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड, यानी डिक्रीजिंग पावर सबसे स्ट्रॉन्ग HI होता है, फिर HBr होता है, फिर HBr देन HCF, ये तो सब गलत दिया हुआ है। तो सबसे द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिड्यूसिंग पावर है HI HBr HCl यहाँ करिए और HF यहाँ कर दीजिए, HF यहाँ कर दीजिए। अब ये ऑप्शन चौथा सही कर लीजिएगा, यही ऑप्शन बन पा रहा है यहाँ पर, और कहीं यहाँ दिया है तो फिर यहाँ HF या तो फिर HF को इधर ले आइए, तो बेटर है कि इसी को हम लोग करेक्ट कर दें, ये ऑप्शन इसमें गलत छपा हुआ है। द मिक्सचर द कंसंट्रेशन, ऐसे एक्वारीजिया के नाम से जाना जाता है, NOCl गैस बनती है इसमें,
तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन 27 में सही करिएगा। 27 में सेकंड वाला ऑप्शन NaCl नाइट्रोसिल क्लोराइड ही सही होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले आते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है बोरिक एसिड इज कॉल्ड एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। बोरिक एसिड को हम लोग एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका OH आयन वाटर रिलीज प्रोटॉन, जो OH आयन बनता है वो वाटर में प्रोटॉन रिलीज करता है। तो यानी थर्ड ऑप्शन पे आप टिक करिएगा। असर्शन ए, people taking a lot of the salty food experience the puffiness or the swelling after the edema, क्योंकि the water is retention in the tissue cells and intermolecule because of, बिल्कुल दोनों चीजें सही हैं। both A and R correct, R is the correct, यानी both A and R are correct, R is the correct explanation, यानी कि इसका ऑप्शन 29 का फर्स्ट ही एग्जैक्ट आना चाहिए। तो यहीं पर टिक करिए आप इसे फर्स्ट ऑप्शन में। द फार्मूला ऑफ द ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। ग्रीन विट्रियोल क्या फेरस सल्फेट होगा, फेरस सल्फेट को हम लोग ग्रीन विट्रियोल बोल सकते हैं। भाई ये ब्लू विट्रियोल होता है, व्हाइट विट्रियोल होता है। तो ये आपको मेरे हिसाब से 30 का भी फिर फर्स्ट ही लगा दीजिए, ये ग्रीन विट्रियोल हो जाता है। इसी के बाद चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो द पैरामैग्नेटिज्म, कौन इसमें पैरामैग्नेटिज्म नहीं शो करता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है वो पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। तो ये भी पैरामैग्नेटिज्म नहीं शो करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। यानी कि 31 क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं डज नॉट शो, तो ये तो नहीं शो करेगा। स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, लिगेंड लगा हुआ है, चेक भी कर लेते हैं एक बार। निकल 28 होता है, निकल का एटॉमिक नंबर हुआ आपका 28। तो यहाँ पर Ni28 में लिखे दे रहा हूँ, और यहाँ मैं लिख देता आर्गन के बाद यहाँ ब्रैकेट में आर्गन लिख लेना, 3D8 4s2 हो जाता है। ये यहाँ पर ये पेयरिंग कर देगा, ठीक है, यही ऑप्शन होगा, ये डायामैग्नेटिक माना जाता है। एरोसोल्स आर प्रेजेंट इन एयर, एरोसोल्स प्रेजेंट इन द एयर आर, कैसे होते हैं एरोसोल? नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये आप बहुत सिंपल बात है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव अगर लगाऊं तो न्यूट्रल, ये एरोसोल सभी कंडीशंस में रहते हैं। तो 32 का आंसर फिर आपको फोर्थ लगाना चाहिए। पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं। तो ये 32 क्वेश्चंस हमने अभी आज सॉल्व किए हैं। इन 32 क्वेश्चंस को आप लगाइएगा, तो उसके बाद इनके क्वेश्चंस को आगे करेंगे, और इनके आगे वाली जब वीडियो आप देखेंगे तो उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस करने के बाद मैं इसकी PDF भी वहीं पर लगा दूंगा। तो मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, और जल्दी से जल्दी तैयारी के लिए इनको फटाफट सॉल्व करके जल्दी से अपने आप को चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। थैंक यू।